नमस्कार, मैं अशोक कुमार पांडे और स्वागत है आपका टीसीएच पर। इस समय सुप्रीम कोर्ट जो है वो सुप्रीम न्यूज बना हुआ है। सबसे ज्यादा अगर आपको सर्च करना, कीवर्ड अगर आप सर्च करना शुरू करेंगे तो सबसे ज्यादा आपको सुप्रीम कोर्ट सुनाई देगा। हालत यह है कि कश्मीर में इतनी भयानक घटना हुई और अर्नब गोस्वामी को सुप्रीम कोर्ट याद आया कि सुप्रीम कोर्ट ने वहां इलेक्शन कराने की बात की थी, इसलिए वहां पर यह सारा कुछ हुआ है। ना मोदी जी से सवाल, ना होम मिनिस्टर से सवाल, ना आर्मी से सवाल, ना अजित डोभाल साहब से सवाल, सवाल सुप्रीम कोर्ट से। निशिकांत दुबे ने जिस तरह का बयान दिया आपको पता है, और ये सारा कुछ बहुत तेज हुआ है। वक्फ के ऊपर जो डायरेक्टिव्स दिए हैं, अभी कोई फैसला नहीं दिया है, 3 बिंदुओं पर रोका है बस बात। अभी वहां मुकदमा चलेगा, फैसला आएगा, लेकिन उतने पर ही इतना तमाशा शुरू हो गया है। सर, हमारे साथ हैं जस्टिस अंसारी। जस्टिस अंसारी पटना हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस रह चुके हैं और उसके बाद ये कहने की जरूरत नहीं पड़ती है कि कानून के विशेषज्ञ हैं। सर, मैं ये पूछना चाह रहा था, सर असल में पूछना नहीं चाह रहा था, आपका एक कमेंट चाह रहा था कि सुप्रीम कोर्ट को जिस तरह से घेरे में लिया जा रहा है, और इसको घेरे में लेना ही कहा जाएगा कि वाइस प्रेसिडेंट उस पर बयान देते हैं, उस पर निशिकांत दुबे जो लॉ मेकर हैं, जो एमपी हैं, कोई ऐसा नहीं है कि भाजपा के अरे गहरे नेता हैं, शहर लेवल के बड़े नेता हैं, वो बयान देते हैं। उसके बाद बयानों की झड़ी लग जाती है। दिल्ली यूनिवर्सिटी का एक प्रोफेसर बयान देता है, टीवी चैनल पर बैठकर अर्नब सुप्रीम कोर्ट से सवाल पूछता है। ऐसा लगता है कि सुप्रीम कोर्ट और सरकार को आमने सामने खड़ा करके और सरकार की तरफ से गोलियां चलाई जा रही हैं। हालांकि अच्छी बात यह है कि अभी तक प्रधानमंत्री या गृह मंत्री का ऐसा कोई बयान या किसी सीनियर मंत्री का ऐसा बयान नहीं आया है। लेकिन ये सारे लोग जब बोल रहे हैं तो ऐसा नहीं है कि हवा में बोल रहे हैं, जाहिर तौर पर इनके पास सपोर्ट है तब बोल रहे हैं, वरना एक फोन पर इनकी बोलचाल बंद हो सकती थी, माफी मांग सकते थे। तो वजह क्या है इसकी? मैं ऐसा समझता हूँ कि ये सुप्रीम कोर्ट के ऊपर एक आर्म ट्विस्टिंग जो अंग्रेजी में बोलते हैं वो है गोलाबारी सुप्रीम कोर्ट में प्रेशर देने के लिए, क्योंकि अभी तक जनरली जो सुप्रीम कोर्ट में हुआ वो सरकार के मुताबिक ही होता रहा। अब सिचुएशन ये है कि ऐसा लग रहा है कि शायद सुप्रीम कोर्ट अपने आप को एसर्ट कर रहा है, मतलब ये कि कानून को एसर्ट कर रहा है। तो खलबली तो मचनी थी और मच भी गई। आपने बड़ा अच्छा वर्ड यूज़ किया है कि निशिकांत दुबे एक लॉ मेकर है। तो लॉ मेकर जो होता है तो उसको तो लॉ बनाना है। लॉ का मतलब आप सोसाइटी के गवर्नेंस के लिए नॉर्म्स तैयार करते हैं, मतलब एक सोसाइटी, एक समाज कैसे चलेगा, किन बिंदुओं पे चलेगा, किस स्टैंडर्ड पे चलेगा, एक नेबर दूसरे नेबर से किस तरह से बिहेव करेगा, किस तरह से कंडक्ट करेगा, एक फैमिली में एक पिता जो है वो पुत्र के साथ किस टाइप का रिलेशन होगा, उसके क्या ऑब्लिगेशन होंगे, क्या राइट्स होंगे, ये सारा नॉर्म्स बनाता कौन है? लॉ मेकर बनाता है। बिल्कुल। तो निशिकांत दुबे जैसे लोग जो है, इनको तो लाया इसलिए नहीं किया कि आप स्पीच दें, कि आप कांग्रेस के खिलाफ बोले या बीजेपी के खिलाफ बोले। प्राइमरीली आपका काम है कानून बनाना, मतलब नॉर्म्स ऑफ गवर्नेंस। तो आपका कंडक्ट जो है, आपका कैरेक्टर जो है, वो भी तो एक मैसेज भेज रहा है ना। बिल्कुल। तो आप मैसेज ये भेज रहे हैं कि हम ये इसने हमारे खिलाफ बोला, ये भी ख़त्म हो गया, उसने हमारे खिलाफ बोला, ये भी ख़त्म हो गया। तो ये एक इनटॉलरेंस का जो हम एक माहौल बना रहे हैं अगेंस्ट कोर्ट, ये बड़ा डेंजरस है। क्योंकि डेमोक्रेसी या गणतंत्र जो है वो तो डिसेंट पे ही चलता है। कि हम जो है ये बोलते हैं कि ठीक है, वी एग्री टू डिसएग्री। आपको भी राइट है, जो आप समझते हैं वो आप बोले। हमारे अंदर भी इतनी सहनशीलता होनी चाहिए कि आप जो बोल रहे हैं मैं उनको सुनूं और फिर मुझे क्या व्यू है, मेरा क्या मत है, वो मैं आपके सामने रखूं। इसी पे डेमोक्रेसी चलता है। अब ये जब आप सुप्रीम कोर्ट के लेवल पर जब इस तरह की बातें होती हैं, आप उसके ऊपर भी डिस्ट्रस्ट करते हैं, आपके उसके ऊपर शक पैदा करते हैं, तो फिर लोअर कोर्ट में क्या होगा? अभी हमने 1-2 दिन पहले देखा ही है। हाँ, एक केस में महिला जज जो थी, कि तू क्या समझती है अपने आप को, मतलब मुझे सजा हो गई तो वो बुरा हो गया। एक चीज़ और बोलना चाहूँगा जी।
कि एक अमेरिकन जज सुप्रीम कोर्ट का, उसका कोट है, वी आर सुप्रीम बट नॉट इनफॉलिबल। मतलब हम सुप्रीम जरूर है लेकिन हमसे गलती नहीं होगी, ये नहीं तो हो नहीं सकता, बिल्कुल। और गलतियां होती इसलिए लार्जर बेंच होता है कि 5 जज का फैसला जो है वो 7 जज के पास जाता है, 7 जज का फैसला 9 जज पे जाता है। इसीलिए जाता है क्योंकि गलतियां हो सकती हैं, क्योंकि आफ्टर ऑल इट्स ए ह्यूमन इंस्टीट्यूशन, लेकिन उसको बर्दाश्त करने की ताकत भी आपके अंदर होनी चाहिए। ये नहीं होगा तो कैसे चलेगा। जैसे इनके खिलाफ गए हैं अवमानना का मामला लेकर, लोग याचिका लेकर गए हैं। पहले तो ये कहा गया कि ये मामला अटॉर्नी जनरल देखेंगे। अब ये खबर आ रही है कि सुप्रीम कोर्ट ने उसको सुनवाई के लिए मंजूर कर लिया और अगले हफ्ते की कोई भी डेट देनी है उनको, जिस पर इस पर सुनवाई होगी। ये पूरा प्रोसेस क्या होगा, एक तो वो समझा दीजिए, अटॉर्नी जनरल का रोल क्या होता है इसमें, और दूसरा मैं चाह रहा था उसके साथ ही ये बता दीजिए कि मान लीजिए इनके खिलाफ विशेषाधिकार हनन का मामला पाया जाता है, क्योंकि मैंने तो सर, आपकी लाइफ मुझसे ज़्यादा है और एक्सपीरियंस तो मुझसे बहुत बहुत ज़्यादा है, लेकिन फिर भी 30-40 साल में मैंने कभी ये नहीं सुना कि किसी ने कहा हो कि सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस देश में गृह युद्ध के लिए जिम्मेदार है, जबकि देश में मणिपुर के अलावा कहीं गृह युद्ध जैसी स्थिति नहीं है। ईमानदारी की बात है कि ऐसी कोई स्थिति नहीं है, छोटे मोटे विवाद हैं, और मणिपुर में तो सुप्रीम कोर्ट का कोई रोल ही नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने अब जाकर वहाँ पर राष्ट्र शासन के लिए बात की। तो इतना भयानक, इतना घटिया बयान है। मेरा अपना मानना है, कानून तो मैं जानता नहीं हूँ, लेकिन जितना मैं काले सफ़ेद को समझता हूँ कि न्यायाधीश की अवमानना तो 100% हुई है। तो ये पूरा प्रोसेस क्या होगा, और अगर अवमानना सिद्ध होती है तो उसका परिणाम क्या होगा हमारे निशिकांत दुबे जी, लॉ मेकर निशिकांत दुबे जी पर? उसमें ऐसा है कि 2 प्रावधान हैं कंटेम्प्ट के लिए कोर्ट का। अगर स्टेट लेवल पे है तो अटॉर्नी जनरल आपको कंसेंट देना होगा, तब आप कंटेम्प्ट के केस कर सकते हैं। या सेक्टर में है तो अटॉर्नी जनरल आपको कंसेंट देना होगा, तो आप कर सकते हैं। दूसरा ये है कि कोर्ट जो है उसको पावर है कि उसको फोटो भी कर सकता है। अच्छा। अगर अटॉर्नी जनरल या एडवोकेट जनरल नहीं भी देते हैं कंसेंट तो कोर्ट को ये पावर है कि कर सकता है। अभी जो मुझे सुनने में आया है कि उन्होंने उसको लिस्ट करने के लिए दिया है। तो अब लिस्ट करने के बाद जब आएगा तो उस पर क्या रिएक्शन होता है कोर्ट का, नहीं होता है, वो बोलना बड़ा मुश्किल है। कोर्ट के जजमेंट्स ऑर्डर में क्रिटिसिज्म तो हो सकता है, लेकिन आप जब यू आर डूइंग समथिंग विच इज स्कैंडलाइजिंग द कोर्ट, जिसको हम लोग बोलते हैं, या कोर्ट ऐसा कर रहे हैं कि कोर्ट के अंदर जो आदमी का फेथ है, जो ट्रस्ट है, वो ख़त्म हो रहा है, तो वो एक गंभीर समस्या है। उसके लिए फिर कोर्ट को ही अपना स्टैंड स्ट्रॉन्ग करना होगा। हालांकि ऐसे काफ़ी सारे केसेस हुए हैं जहां कोर्ट्स ने अपने आप को रिस्ट्रेन किया है। जैसे अगर आपको याद होगा, जब जॉर्ज बुश खड़े हुए थे सेकंड टर्म, तो उनके अगेंस्ट में अल गौर बोल के रखा। तो उस टाइम में जो है अमेरिका में एक और सिचुएशन है, वो ये है कि वहाँ 2 पार्टियां हैं, एक डेमोक्रेटिक है, एक रिपब्लिक, जैसे बीजेपी और समझ लीजिए कांग्रेस। तो जजेस जो है वो रिटायर नहीं होते हैं, कोई उम्र नहीं है उनकी, तो वो खुद डिसाइड करते हैं कि अब मुझे रिटायर होना है। अच्छा। तो वो उस टाइम रिटायर करते हैं जब उनकी पार्टी का प्रेसिडेंट हो, अच्छा। ताकि उनके पार्टी का जज सुप्रीम कोर्ट में आए। अच्छा 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 अच्छा, ये लिमिटेशन है। अच्छा। इसके बावजूद जब वो बैठते हैं, हाँ, तो ऐसा नहीं लगता है कि उन्होंने जो है कोई गलत फैसला दिया हो। इस केस में ऐसा हुआ था कि एक लेडी जज थी, मैं उनको मिला भी, वो चाहती थी कि मैं अब बहुत हो गया, मैं रिटायर करना चाहती हूँ। तो उनको ये उम्मीद थी कि जॉर्ज बुश जीत जाएंगे तो मैं रिजाइन देके निकल जाऊंगी। अभी ये वो लोग सब टीवी चल रहा था क्लब में, वो भी थी, शी वॉज टेकिंग वाइन और लेकर वॉट एवर इट में। तो जब वो आने लगा इसमें कि जॉर्ज बुश हार रहे हैं, तो उनको इतना गुस्सा आ गया कि उन्होंने वो ग्लास ऐसे फेंका और ग्लास टूट गया। अच्छा। और बाद में जब उन लोगों का इलेक्शन का केस आया जॉर्ज बुश और गौर का, तो वो भी उसी बेंच में थी। अरे बाप रे। हाँ।
तो उसमें ये हुआ कि भाई इसमें जो है जैसे एक एडमिशन लिखा वहाँ, तो एक एडमिशन भी बड़े अच्छे हैं कि किसकी जीत हुई ये बोलना मुश्किल है कि जॉर्ज बुश जीता या अल्डोर, लेकिन लूजर इज आइडेंटिफाइबल एंड द लूजर इज इंस्टीट्यूशन ऑफ जुडिशरी। बहुत बड़ा कमेंट था ये, लेकिन उसके बावजूद भी इतना रेजिलियंस है उस इंस्टीट्यूशन में कि सुप्रीम कोर्ट ने कुछ नहीं किया। ये भी एक तरीका हो सकता है कोर्ट के लिए, लेकिन हमारे हिंदुस्तान का जो समाज है वो बिना पनिशमेंट चीज़ों को समझ नहीं पाएगा। ये बहुत, और वो पनिशमेंट क्या हो सकती है? पनिशमेंट, क्वांटम ऑफ पनिशमेंट क्या हो सकता है? मुझे ध्यान नहीं है, लेकिन शायद 2-3 साल तक की सजा हो सकती है। ओके, शायद, अगर पहले से मालूम होता तो मैं देख ही लेता। जी जी। वीपी साहब ने भी जो कहा, वीपी साहब तो मतलब ये तो लॉ मेकर हैं, वो तो अब क्या कहा जाए, गार्जियन ऑफ लॉ मेकर्स हैं। वो राज्यसभा के पदेन अध्यक्ष हुआ करते हैं। अच्छा, खुद वो प्रैक्टिसिंग लॉयर रहे हैं? नहीं, वो तो सीनियर एडवोकेट रहे। सीनियर एडवोकेट रहे वो। इस पे ताज्जुब होता है कि वो किस टाइप के सीनियर एडवोकेट थे। जैसे उनका अभी स्टेटमेंट आया, सही गलत आजकल पेपर पे तो भरोसा नहीं कर सकते, लेकिन उसमें ये आया है कि जो पार्लियामेंट जो है वो सुप्रीम है। हाँ, इस पर मैं सवाल अलग से पूछता, लेकिन इसी के साथ ले लीजिए कि सुप्रीम वाकई क्या रिलेशन है पार्लियामेंट और संसद के बीच में, पार्लियामेंट और सुप्रीम कोर्ट के बीच में? ये फंडामेंटल डिफरेंस जो है वो इंग्लैंड और हमारा पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी दोनों में है। हमारे यहाँ पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी जो उसको रिपब्लिक बोलते हैं। वो इसलिए रिपब्लिक है क्योंकि यहाँ जो प्रेसिडेंट होता है वो इलेक्ट होता है। वहाँ प्रेसिडेंट तो नहीं है, किंग है वहाँ पे। वो तो बाय डिजाइन और बाय फैमिली हो रहा है। वो एक कॉम्प्रोमाइज के ऊपर में वो इंस्टीट्यूशन चल रहा है। उसमें जो भी कर देता है पार्लियामेंट वही है, कानून हो गया। हमारे यहाँ सारे इंस्टीट्यूशन जो है वो संविधान से निकले हुए हैं। इनको कॉन्स्टिट्यूशन ही बना रहा है। प्रेसिडेंट को भी कॉन्स्टिट्यूशन बनाता है, सुप्रीम कोर्ट को भी कॉन्स्टिट्यूशन बना रहा है, पार्लियामेंट को भी कॉन्स्टिट्यूशन ही बना रहा है। अब उसमें जो है वो पार्लियामेंट में जो लॉ पास करता है वो कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक या संविधान के मुताबिक है कि नहीं है, ये किसी मूल अधिकार का उल्लंघन तो नहीं कर रहा है, किसी कानून के उल्लंघन तो नहीं कर रहा है, ये सारी चीज़ें कौन देखेगा? और वो इंस्टीट्यूशन जो है वो जुडिशरी है, उसी को चेक्स एंड बैलेंसेस का होना ही होगा। नहीं तो जो कानून बना रहा है वो थोड़ी चेक करे, वो तो चेक कर चुका, तभी वो सोच रहा है कि ये ठीक है। वो एक एग्जांपल दिया जाता है कि बना दिया कि जो 5 साल का नहीं अब 100 साल का टर्म रहेगा। कर सकता है, तो कोई तो उसको चेक करने के लिए चाहिए। बिल्कुल सही है, नहीं तो आप कैसे करेंगे? तो उसको चेक करने के लिए जो है जिसको जुडिशियल रिव्यू बोला जाता है, तो वो कि रिव्यू करेगा और वो रिव्यू करके बोलता है नहीं भाई आपका ये कानून जो है इस संविधान के इस अनुच्छेद की वजह से या आर्टिकल वजह से ये बैड है इन लॉ, और वो सबको मानना होगा क्योंकि एनी लॉ डिक्लेयर बाय सुप्रीम कोर्ट इज बाइंडिंग ऑन ऑल द कोर्ट्स, ऑन एवरीवन, दैट इज द सुप्रीम कोर्ट। अब वीपी साहब बोल रहे हैं कि आर्टिकल 142 जो है उसको सुप्रीम कोर्ट एज मिसाइल की तरह, न्यूक्लियर मिसाइल, आपको पता होगा जरूर, नहीं तो कम से कम वीपी साहब को तो जरूरी मालूम होगा। मुझे ना पता हो तो कोई दिक्कत नहीं है, मेरा लॉ से कोई लेना देना नहीं है, मैं लॉ अबाइडिंग सिटीजन हूँ, बट ही हैज बीन अ सीनियर एडवोकेट एंड ही इज अ वाइस प्रेसिडेंट। अब अगर आप बाबरी मस्जिद के केस में आए, उसमें भी 142 का डिक्लेरेशन है जी, क्योंकि वहाँ जो है सिविल केस का प्रिंसिपल ये है कि इट इज डिसाइडेड ऑन प्रिपोंडरेंस ऑफ एविडेंस, मतलब किस तरफ एविडेंस भारी है उसके ऊपर डिसाइड होता है। 2 पार्टी है, कोई तीसरा पार्टी है ही नहीं, तो एक लूज करेगा एक जीतेगा। बिल्कुल ठीक है, तो उसमें जब सुप्रीम कोर्ट ने ये मान लिया भाई इसमें कोई एविडेंस नहीं आ रहा है ऐसा कि कोई मंदिर को या राम मंदिर को तोड़ के मस्जिद बनाई गई, आर्कियोलॉजिकल सर्वे का रिपोर्ट जो वो एक्सेप्टेबल नहीं है, इनकंक्लूसिव है, वो इनकंक्लूसिव था वो। उसके बाद ये है कि नीचे कोई अवशेष मिले मंदिर के, वो भी नहीं मिला, जिसको अभी जस्टिस नरीमन ने बोला। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने ये भी मान लिया कि ये वक्फ बाय यूजर था, और क्योंकि बाबर के ज़माने में ये मस्जिद बनी थी तो
जब बाबर खुद ही किंग था या एम्परर था, जो भी आप समझ लें, तो उसकी बनाई या उसके हुक्म पे बनाई हुई एक मस्जिद है, उसमें नमाज नहीं होगा, ये पॉसिबल नहीं है। ये सुप्रीम कोर्ट ने ये भी मांगा कि उसमें जो पुतला निकला था, मूर्ति जो निकली थी, मूर्ति जो निकली थी, वो मूर्ति भी जो है सरप्टिशियसली और इलीगली की, बाद में डाली गई। इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने ये भी माना कि उसको जो गिराया है वो बहुत संगीन अपराध है। इट्स अ वेरी वेरी ऑमिनस। ये सारा कुछ होने के बाद अब सुप्रीम कोर्ट पास में कोई रास्ता नहीं था कि राम मंदिर के फेवर में डिसीजन दे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि हम इस विवाद को हमेशा के लिए ख़त्म करना चाहते हैं और हम 142 का इस्तेमाल रेफरेंस करते दिया कि हैं। 142 के अंदर हम इसको डिक्लेरेशन देते हैं कि ये टेम्पल है। टेम्पल था, क्योंकि उसमें जो हिंदूज थे वो उस तरफ मुंह करके पूजा करते। थे ये, और क्योंकि ये हम मुसलमानों को उनसे ले रहे हैं, इसलिए उनको कंपनसेशन दिया जाए और 5 एकड़ या जो भी एकड़ जमीन है, इतना जमीन उनको दिया जाए मस्जिद बनाने के लिए दीजिए। तब वही साहब को याद नहीं आया कि 142 का डिसीजन है, क्यों होगा, सिविल केस के हिसाब से डिसीजन होना चाहिए। अच्छा, कांग्रेस के राज में भी तो कई बार ऐसा हुआ है कि इनके बनाए हुए कानून पलटे हैं। राज्यपाल को कितनी बार इन्होंने वो दिया है। बहुत बार। जैसे मैं चाह रहा था एक आध केसेज जो आपकी मेमोरी में तुरंत आ रहे हों। जैसे गवर्नर रूल बिहार में जो हुआ था, प्रेसिडेंट रूल, उसके ऊपर में भी जो है वो गवर्नर के रोल का हाई कोर्ट ने काफी, सुप्रीम कोर्ट ने क्रिटिसाइज किया था। उसके बाद में जो यूपी में गवर्नर्स रूल हुआ, जो कल्याण सिंह की गवर्नमेंट को बर्खास्त कर दिया गया, उसको दोबारा से रीइंस्टीट्यूट भी सुप्रीम कोर्ट ने किया। जो इस समय वक्फ के चेयरमैन बने थे कमेटी के, वही तो थे उस समय, उन्हीं को एक दिन का चीफ मिनिस्टर बनाया गया था। अच्छा जी हाँ, तो अब ये समझिए वो अपना भूल ही गए। उस टाइम में भी सुप्रीम कोर्ट ने उनको बिठाया। बिल्कुल। तो ऐसा तो नहीं है कि उनके ज़माने में नहीं हुआ। एक केस में और आपको बोल देता हूँ, इंदिरा गांधी के टाइम में जब उसने इमरजेंसी डिक्लेयर कर दिया, इमरजेंसी था, उस टाइम में एक प्रावधान किया गया कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, संविधान के अंदर, कि भाई जो इलेक्शन होगा प्राइम मिनिस्टर का और स्पीकर का, इट विल नॉट बी कॉल्ड इन क्वेश्चन इन एनी कोर्ट ऑफ लॉ, मतलब इसके ऊपर में कोई चैलेंज नहीं किया जाता, कहीं नहीं होगा। इस पर अमेंडमेंट को चैलेंज किया गया और सुप्रीम कोर्ट ने उसको माना। सुप्रीम कोर्ट ने माना कि ये जो है ये अमेंडमेंट गलत है, कैसे हो सकता है, ये प्रेसिडेंट एंड स्पीकर बिकम इम्यून टू एनी प्रोसेस फॉर एग्जामिनेशन ऑफ लॉफुलनेस ऑफ देयर इलेक्शन। दूसरी बात जो मुझे समझ में आई, चाहे वो निशिकांत दुबे का केस हो, चाहे हमारे वाइस प्रेसिडेंट ननकर साहब का हो, वही जो मैं पहले बोला, जो टॉलरेंस की कैपेसिटी है, जो देश के हित में होना है उसको सामने रख करना है, उसकी कमी है। उसके लिए मैं आपको एक बात बताऊं जी। जब हिंदू कोड बिल आया, पहली बार जब आया, डॉक्टर अम्बेडकर लॉ मिनिस्टर थे, इतना हंगामा हुआ कि उस बिल को विड्रॉ करना जी। फिर उन्होंने रिजाइन दिया और रिजाइन देके उस टाइम भी हिंदू कोड बिल के लिए नेहरू का और डॉक्टर अम्बेडकर का पुतला भी जलाया। बिल्कुल, इन्हीं लोगों ने जलाया था। ठीक है। और उसके बाद ये हुआ कि जब दूसरी बार ये आया बिल और पास हो गया, पास होके जब प्रेसिडेंट के पास में गया, और प्रेसिडेंट भी कोई छोटे मोटे नहीं थे, राजेंद्र प्रसाद जी थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, बिल्कुल टावरिंग पर्सनालिटी आज़ादी की लड़ाई के। नहीं, और ये देखिए ये भी धनखड़ साहब भी और लायर थे, वो भी थे, वो भी लायर थे, वो प्रीवी काउंसिल में एपीआर कर सर वो मतलब आप तो जानते ही होंगे, जो लोग नहीं जानते हैं, वो बिहार के मोस्ट सक्सेसफुल लायर थे। गांधी जी से मिले, उसके बाद अपना काम छोड़ा और आज़ादी की लड़ाई में आए वो। तो उनका ये था कि उन्होंने बोला ये हमारे धर्म के खिलाफ है, क्योंकि हिंदू धर्म में कोई डिवोर्स का कंसेप्ट नहीं था। तो उन्होंने बोला नहीं, इससे तो वही हो जाएगा जो वेस्ट में होता है, परिवार सब बंटने लगेंगे। और समझ लीजिए अगर डिवोर्स का केस नहीं होता प्रोविजन, तो आज को कितना भी ड्रंकर्ड होता, डिवॉर्स होता, याश होता,
अपनी वाइफ को पीटता रहता रोजाना, कोई उसके लिए रेमेडी नहीं होगा। तो ये तो बड़ा रिवोल्यूशनरी एक्ट था। वो किस्सा क्या हुआ फिर जब उन्होंने कहा उसके बाद जब ये सिचुएशन आया तो अटॉर्नी जनरल से ओपिनियन लिया गया। ये फर्स्ट टसल आ रहा है और अटॉर्नी जनरल ने बोला कि जब पार्लियामेंट एक्सप्रेसेस द विल ऑफ द पीपल और जब पार्लियामेंट ने इसको पास कर दिया है तो फिर प्रेसिडेंट के लिए उसको जो है कंसेंट एसेंट देना ही होगा। उसके बाद ये बिल जो है फिर कानून बना, जो इसको हम हिंदू कोड बिल या हिंदू मैरिज चार अलग अलग उसमें बना, ये 4 टुकड़ों में पूरा हिंदू कोड बिल लेके वो आए थे जी। नहीं तो आज शायद लेडीज के लिए या औरतों के लिए हिंदू में कोई प्रॉपर्टी में कोई राइट ही नहीं होता। बिल्कुल। अच्छा, एक और चीज़ आपने बात की तो मुझे याद आ गया कि हमारे जो लॉ मेकर निशिकांत दुबे जी हैं, उन्होंने कहा कि एक हमारे चीफ जस्टिस ऐसे बने थे, वांचू जी के लिए कहा, जिनके पास डिग्री ही नहीं थी। जबकि जहाँ तक मेरी जानकारी है उस ज़माने में IAS जो ICS हुआ करते थे वो बनाए जाते थे, कई बार जज बनाए जाते, मजिस्ट्रेट तो बनाए ही जाते थे। देखिए ऐसा है कि वहाँ एक इंडियन सिविल सर्विस हुआ करता था और इंडियन सिविल सर्विस में बहुत लोग होते थे जो बैरिस्टर भी हुआ करते थे। हम उसमें चले जाते थे लोग और उनसे भी जज बनाए गए हैं और बड़े सक्सेसफुल जजेस हुए हैं। ये उन लोगों का बैकग्राउंड रहा है। उस बैकग्राउंड में अगर बनाए जा रहे हैं, जैसे हमारे यहाँ भी प्रोविजन है कि कोई जूरिस्ट अगर है एकेडमिकली वेरी साउंड है तो उसको आप डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट का जज बना सकते हैं। ये अभी भी नियम है? अभी भी नियम है। ओके। कोई प्रैक्टिस कर रहा होगा ऐसा जरूरी नहीं है। वो जूरिस्ट होने के लिए जरूरी नहीं है कि आप प्रैक्टिस कर रहे हो। बिल्कुल। जैसे आपने जरूर फ्रैंकफर्ट का नाम सुना होगा, बहुत नामी जज रहे। बिल्कुल, हाँ। ये अमेरिका के US के सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस भी रहे। वो भी एक एडमिशन थे। कौन सा प्रैक्टिस करते थे वो, लेकिन कानून वो जानते थे। अब कानून को जान रहा हो और अच्छी तरह से जान रहा हो, क्योंकि एक जज गलती कर सकता है लेकिन एक वकील नहीं कर सकता, ऐसा सोचा जाता है। क्योंकि आप वो जज को गाइड कर रहे हैं, आप लेके चल रहे हैं कि ये रास्ता है आपके लिए, तो आपको तो ज्यादा जानना होगा ना। जज तो फिर भी अपना आपके बोलने के मुताबिक आगे बढ़ता चला जाएगा, चेक करता रहेगा कि सही बता रहे हैं कि नहीं, लेकिन बताना तो आपको है जी। तो उसमें अगर वो कॉन्स्टिट्यूशन को जानता है, लॉ को जानता है, इतने दिनों से पढ़ रहा है, पढ़ा रहा है, और आज की तरह तो है नहीं कि टीचर को पता ही नहीं कहाँ है। उन्होंने किताब खोली ही नहीं, एक बार जो खत्म कर दिया, डिग्री ले लिया, डॉक्टरेट ले लिया, फिर पढ़ने की जरूरत नहीं है। वो लोग तो रोजाना पढ़ने वाले लोग हैं। अच्छा, वक्त पे चलते हैं, वक्त का मामला। और ये सीधी सी बात है कि वक्त से ही सबसे ज़्यादा ये लोग बौखलाए हुए हैं। वो जो डायरेक्टिव्स आए थे जिस पर आपसे बात भी की थी हमने, तो वो किस तरफ आगे बढ़ने की, कैसे चलेगा वो आगे? ये क्या इस प्रेशर का सुप्रीम कोर्ट असर देगा, या मतलब असर तो पड़ता होगा थोड़ा? असर तो पड़ ही गई, क्योंकि अभी तक देखते हैं आगे क्या आता है। अभी तक तो कोई जवाब सरकार की तरफ से दिया नहीं गया। सरकार ये नहीं दिखाया जो हम कर रहे हैं वो सही है, जो उसमें प्रोविजन दिखाए गए, प्रावधान लाए गए वो। और दूसरी चीज़ जो है उसमें सबसे बड़ी बात ये है कि वक्फ बोर्ड के बारे में ये बोला जा रहा है या वक्फ काउंसिल के ये स्टेट्यूटरी बॉडी है, लेकिन समझने की बात है कि ये स्टेट्यूटरी बॉडी ज़रूर है, लेकिन ये मैनेजमेंट और एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ वक्फ प्रॉपर्टी को डील करता है। और इस्लाम में वक्फ मतलब जो है आप खुदा के नाम में, अल्लाह के नाम में देते हैं। दैट मीन्स इज द प्रॉपर्टी ऑफ गॉड। सो प्रॉपर्टी ऑफ गॉड, हाउ इट विल बी एडमिनिस्टर्ड अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन, इज द मुस्लिम एज ए माइनॉरिटी व्हिच विल डिसाइड क्या करना और क्या नहीं करना है। आप कैसे डिसाइड कर देंगे? एक बार आपको उसको अल्लाह का प्रॉपर्टी आपने बना दिया, वो हमेशा अल्लाह करेगा, चाहे उसके ऊपर कोई कब्जा करे। अब आप बोल रहे हैं कि नहीं 12 साल बाद वो अल्लाह का नहीं रहेगा, वो जिस आदमी ने ऑक्यूपाई किया है उसका हो जाएगा। अगर मुझे ठीक से याद है, राम जन्मभूमि का भी जो मामला लड़ा गया था उसमें भी तो रामलला को पार्टी बनाया गया था, तो घाट को एक पार्टी तो वहाँ भी बनाया गया था। डीटी को पार्टी बनाना ही है।
तो ये ऐसी कोई नई चीज भी नहीं है कि अल्लाह मियाँ की प्रॉपर्टी है, वो भी रामलला की जन्मभूमि थी, इसलिए 142 है जिसको भी यूज करके वो फैसला दिया गया। तो अजीब सा सवाल है, सवाल भी नहीं है, बस चिंता है कि गवई साहब अब अगले हमारे सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस बनने वाले हैं। ये जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट को, या यूं कहें कि पूरी जुडिशरी को कंट्रोल करने की कोशिश की जा रही है, ऑक्युपाई करने की कोशिश की जा रही है, प्रेशराइज करने की कोशिश की जा रही है। दुनिया की हर सरकार चाहती है कि जुडिशरी हमारे हिसाब से फैसला दे, चाहे कांग्रेस की हो चाहे किसी की भी हो। लेकिन जब नहीं आता है फैसला तो उसको बर्दाश्त करना भी सीखती है। जो आपने कहा कि आप लॉ मेकर हैं तो आपके अंदर इतना टॉलरेंस होना चाहिए कि सब कुछ आपके हिसाब से नहीं चलेगा। लेकिन अभी जो पूरा माहौल ऐसा लग रहा है कि वो टॉलरेंस तो जीरो हो गया है। लॉ मेकर जैसी कोई चीज़ नहीं रह गई है। ये आप कह सकते हैं अनार्की मेकर ज़्यादा हैं, जो लगातार इस तरह के कमेंट करते हैं, इस तरह की बातें करते हैं, जो पूरे इंस्टीट्यूशंस को खतरे में डालता है। और इसका असर पड़ता है एक राइट विंग जो है वो फिर इसके पीछे पीछे कूदना चिल्लाना। आप सोचिए शरिया कोर्ट कोई कह देता है, कोई उसके ऊपर मस्जिद का, वही कोर्ट जिससे राम जन्मभूमि का फैसला आया था उसके ऊपर मस्जिद लगा देता है और ये सारी चीज़ें करता है। कैसा भविष्य देख रहे हैं आप? क्योंकि ठीक है, जो सीजन जजेज हैं, जिन्होंने दुनिया देखी है या वो है, वो तो फिर भी ये सारा कुछ बर्दाश्त कर लेंगे या फिर खड़े होंगे। लेकिन बहुत सारे लोगों को डर भी लगेगा, जिनके प्रमोशंस हैं, जिनका बाकी सारा कुछ है। डर का माहौल तो क्रिएट कर दिया गया है, और शायद ये पहली बार नहीं है, पहले भी हुआ होगा। क्योंकि जैसा आपने बोला कि इन द हिस्ट्री एग्जीक्यूटिव हैव ऑलवेज ट्राई टू कंट्रोल जुडिशरी, उस हिसाब से ये। लेकिन ये जो हो रहा है शायद बहुत ज़्यादा हो रहा है, जितना होना नहीं चाहिए था। अब जैसे आपने शुरू भी किया था कि कश्मीर में जो हुआ है, आपने डिमोनेटाइजेशन किया, बोला इससे में सारे रिसोर्सेज छीन लेंगे उनसे। हाँ। अब अल्ट्रास के पास में या टेररिस्ट के पास में कोई साधन नहीं रहेगा, पैसे नहीं होंगे तो क्या कर लेंगे। आपने वो भी कर दिया, एक पैसा आप रिकवर नहीं कर पाए। आपने 370 को हटाया, चाहे वो सही हटाया गलत हटाया, कोर्ट ने आपके फेवर में फैसला दिया। उसमें भी सुप्रीम कोर्ट फेवर में ही था आपके। आपने एक उस स्टेट को एक यूनियन टेरिटरी बना दिया, एक क्या कहिए कि दो बना दिया। आपने वहाँ पे इलेक्शंस भी करवा दिए, क्योंकि इसमें आप देखिएगा कि इसमें सुप्रीम कोर्ट ने नहीं दिया डिसीजन कि इलेक्शन करो। सरकार ने कहा हम इसमें इलेक्शन करवाना चाहते हैं, तो सुप्रीम कोर्ट ने एक डिस्टेंट डेट दे दी थी, ये भी नहीं कहा था कल ही कराओ। आपने वो भी करवा दिया। आप वहाँ पर आपके जो ये क्या नाम उसका, जी, वो भी लगा रखा है आपने। हर चीज़ आपके पास में है। अब आप किसी दूसरे को कैसे ब्लेम देंगे? इसके लिए तो और कोई जिम्मेदार नहीं हो सकता ना। अब आप बोलेंगे कि ये चीफ मिनिस्टर काम का है, सारा कुछ तो आप ले रखा आपने अपने अंदर में। चीफ मिनिस्टर वहाँ पे नगरपालिका के एक बड़े अधिकारी, ज़्यादा कुछ नहीं है वो। देखिए, ये खतरा हमेशा रहता है कि जब आप सारे पावर अपने हाथ में ले लेते हैं तो फिर अगर कोई फेल्योर होगा तो फिर आपके जिम्मेदार, तो वो भी आप बिल्कुल ब्लेम की ये हमारी गलती है। बिल्कुल। अरे राहुल गांधी यात्रा लेके गए तो उसको भी बताया गया कि मोदी जी का राज था इसलिए वहां तक जा पाए। तो आज अगर वहां बम फूटे हैं या बंदूकें चली हैं तो उसका ब्लेम भी थोड़ा सा अपने सर पे लीजिए। इतना ऐसा परफेक्ट तो कोई नहीं हो सकता है कि उससे कोई गलती ही ना हो। बिल्कुल सही बात। तो ये प्रोग्राम करने का मकसद दो था। पहली बात तो ये कि इस पूरे प्रोसेस को समझना कि क्या क्या हो सकता है, क्या पूरा प्रोसेस है और कौन वाकई में सर्वोच्च है। क्या वाकई टोपी पहनाने का मामला है कि किसकी टोपी में ज़्यादा ज्वेल हैं, किसकी टोपी में कम ज्वेल हैं। जितनी मेरी समझदारी है, जितना थोड़ा बहुत मैंने पढ़ा है, जिसको सर ने कंफर्म किया, वो यही है कि चेक्स एंड बैलेंसेज हैं, दोनों एक दूसरे के ऊपर चेक्स एंड बैलेंसेज रखते हैं। और सुप्रीम कोर्ट एक ऐसी अथॉरिटी है जिसके पास जब रिव्यू के लिए जाता है तो वो देखती है कि जो कानून बना है वो कानून नियमों कानूनों के हिसाब से है कि नहीं, हमारे संविधान के हिसाब से है कि नहीं। वो कोई नया कानून नहीं बना रही है, जैसा निशिकांत या बाकी सारे लोग लगातार कह रहे हैं। और दूसरी बात कि एक देश जहां पे सारी संस्थाएं एक एक करके अविश्वसनीय होती गई हैं, भरोसा नहीं जिनके ऊपर रह गया है, चुनाव आयोग हो, ईडी हो, सीबीआई हो, सबके ऊपर उंगलियां उठी हैं, वहां सुप्रीम कोर्ट अगर मान लीजिए एक आध फैसले ऐसे ले लेता है, और एक आध ही ले रहा है, जिससे जनता में थोड़े भरोसा बना रहता है, उन लोगों में भी थोड़ा भरोसा बना रहता है जिनको लगातार प्रोसिक्यूट किया जा रहा है, तो उसके लिए सुप्रीम कोर्ट के साथ इस तरह का बिहेव करना क्या इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन और इंडियन सिटीजन
सिटीजन्स के साथ एक बड़ा धोखा नहीं है? इस सवाल पे छोड़ के जा रहा हूँ। ये सवाल सोचिएगा, और जस्टिस साहब से आगे भी हम इस तरह के इश्यूज़ पर लगातार बात करते रहेंगे। सर, आप आए, आपने टाइम दिया, बहुत शुक्रिया।